दोनों के अपने क्रम में कि गढ़ है और उत्तर प्रदेश के नक्शे में और सियासी नक्शे में इस गढ़ को तोड़ना एक चुनौती है। बगल में सफलता मिली थी, यहां नहीं मिली थी। क्यों उम्मीद है कि इस बार रायबरेली में भी आप लोग वो कर पाएंगे जिसके दावे खूब हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके बात का विरोध करूंगा कि ये किसी गांधी परिवार या कांग्रेस का गढ़ नहीं है। यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा हैं और रायबरेली जिले के अंदर 6 विधानसभा हैं। एक भी विधानसभा में खूनी पंजे का कोई भी नामो निशान यहाँ नहीं रह गया, उसको जनता ने मिटा दिया। दूसरी बात, यहाँ से पिछली बार बहुत ही कम वोटों से सोनिया गांधी जी जीती थी, जिसके कारण वो यहाँ सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आई थी और जीत का श्रेय दूसरे दल पर दिया था, दूसरे दल के नेता को दिया था और कमोबेश वो दल के नेता वो दल भी वहां से खिसक चुके हैं। तो आज सोनिया गांधी जी के पास कोई जनाधार नहीं है। उनके जो प्रतिनिधि हैं KL शर्मा जी, वहां इतने सर्वे करा चुके हैं कि उनको खुद ही कंफ्यूजन हो गया है कि यहाँ से प्रियंका गांधी को लड़ाएं कि राहुल गांधी को लड़ाएं या स्वयं लड़ जाएं। तो उनकी स्वयं की इच्छाएं जागृत हैं और इसी में चक्कर में यहाँ पर गांधी परिवार का या उनसे जुड़ा हुआ, अभी कल कोई कौल का चल रहा था, उसके पहले जितने उनके दरबार के नवरत्न हैं उनमें से कोई ढूंढा जा रहा था। लेकिन रायबरेली को भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जीतने के बाद भी सोनिया गांधी यहाँ सर्टिफिकेट नहीं लेने आई। हमारे प्रत्याशी हारने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद इसी शहर के अंदर उनके 5 काम मैं ऐसे बता सकता हूँ जो रायबरेली में 60 साल 20 साल सोनिया गांधी स्वयं रही नहीं कर पाई। एक ओवर ब्रिज से आप आते होंगे, उद्यान विभाग का इतना बड़ा उद्यान जो रायबरेली को दिया उन्होंने 5 साल हारने के बाद, वो शायद ही सोनिया गांधी एक पूरे रायबरेली में, हम लोग रात में सुपर मार्केट घूमने आते थे, आज इनकी नगर पालिका आप देखिए सुपर मार्केट ये रायबरेली का सबसे खूबसूरत मार्केट होती थी, तो आज तक जो है इस मार्केट की जीर्णोद्धार नहीं कर पाई। यहाँ नगर पालिका की आपने सड़कें देखी होंगी, रायबरेली में जहां से अब 5 विधानसभा है नहीं तो कह नहीं सकते कि उनके लिए सांसद निधि यहाँ की वापस चली गई। मैं ऐसे नेता से पूछना चाहता हूँ जो सुप्रीम पावर थी, आप 2014 पहले के विकास थे, पूरे देश में 6 एम्स थे, आपको नॉलेज होगी 6 एम्स थे और 10 साल में हमने 22 एम्स पहुंचा दिए। ये हमारा विकास है जिस पर युवा आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति वोट देना चाहता है। अब मैं वहां जवाब लेने आता हूं, लेकिन उससे पहले जो आप कहते रहे ढेर सारे सर्वे हो रहे हैं, ढेर सारी चीज हो रही है, साहब कमोबेश चीजें यहाँ पे भी वही है। उम्मीदवार के नाम जितने कयास आप लड़ रहे हैं, हम 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और 80 पर घोषित नहीं हुए, एक तो यही रह जाती है। दो सीट आपका कैसरगंज, वो कैसरगंज भी आ चुका है, जहां तक आप जब तक ले रहे होंगे आ गया, तो एक सीट है आपकी। वहां की देने के बजाय यहाँ के दे देंगे तो मेरे चेहरे पर आनंद ज्यादा हो। उसकी बात सुनिए, हमने इस रायबरेली जिले को 22 मंडल में बांटा है जिसमें 1867 बूथ है और 1867 बूथों पर हमने 1,67,000 व्यक्तियों से संपर्क कर चुका है। यही सवाल लेकर जाने वाला था। 127 यहाँ पर हमारी नुक्कड़ सभाएं हो चुकी बिना प्रत्याशी की, इनके तो तैयारी नहीं, इनको ये भी नहीं पता कि कितने बूथ हैं, कितने संवेदनशील बूथ हैं और किन पे प्रियंका गांधी को ले जाना है, किस पर नहीं ले जाना। जो आप यहाँ बात कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वही बात आप इनके लिए भी कहते हैं कि बिना प्रत्याशी के लिए हम बूथों तक चले गए, वो बिना प्रत्याशी के चुनाव में उतर रहे हैं देश के। तो राजनीति में एक ही नारा घूम फिर के सारे समीकरणों पर फिट हो जाता है। लेकिन वो जो उन्होंने कहा कि तैयारी भी हो गई, मजबूती भी है, आप अभी तक सर्वे पर ही उलझे हैं क्या? नहीं, सर्वे पे नहीं उलझे। देखिए, हम लोगों ने बता दिया ना कि हमने तो अपने प्रत्याशी का नाम बता दिया। 3 तारीख को, तो देर से आए थे तो फिर बताना पड़ जाए। 3 तारीख को नामिनेशन होगा। आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ रायबरेली से नामिनेशन करेंगी। अगर ये विकास किए हुए हैं तो अब तक इन्होंने क्यों नहीं अपनी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया? क्योंकि 10 सालों से सरकार चल रही है, इनकी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, तो क्यों नहीं इन्होंने प्रत्याशी घोषित किया? अब तक तो कर देना चाहिए। इनको तो डर है, इन्होंने तो विकास किया ना। अगर विकास किए होते तो पहले ही इनको कर देना चाहिए। हमारी पार्टी को बता रहे हैं हमारी कांग्रेस डरी हुई है। चलिए ठीक है, आपकी सरकार थी, इनकी सरकार थी 10 सालों से, इन्होंने जो विकास किया उस विकास के नाम पर अगर वोट मांगे तो बतावें, मजदूर परेशान है, आज महिलाएं परेशान है, नवयुवक परेशान है, बेरोजगारी से हर तरह से परेशान है। कोई भी एक विकास बतावें, विकास के मुद्दे पे अगर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपना प्रत्याशी घोषित करके और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े। एक सूर्यास्त हो गया, सरकारी काम इसके बाद होगा नहीं। 48 घंटे में मजबूरी हो जाएगी कि आप लोगों के प्रत्याशियों के नाम हमारे सामने हो। लेकिन जो एक सवाल या एक तंज कह लीजिए, राजनीति में तंज ही था, रेस आपस में तो ज्यादा नहीं लगी है कि फेरिस्त आप जब बता रहे थे तो इधर नाम नहीं लिया, जब ये बता रहे थे तो इधर नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं है। हमने जो काम किया हमारी समाजवादी पार्टी की सरकारों में, जो रायबरेली में काम हुए, वो सारे काम दिख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्ष की केंद्र सरकार से और 7 वर्ष की राज्य सरकार से कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी एक काम बता दें जो रायबरेली में उन्होंने किया हो। हम तो बता रहे हैं कि हमारी दी जमीन पे एम्स खड़ा,
हम तो बता रहे हैं हमने 22 सीएससी और पीएससी बनाने का काम किया। हम तो बता रहे हैं हमने 33 विद्युत उपकेंद्र दिया। हम तो बता रहे हैं कि हमने हाईवे दिया। हम तो बता रहे हैं गंगा पे पुल दिया। हम तो बता रहे हैं कि हमने तमाम और ऐसे काम दिए, तमाम डिग्री कॉलेज सरकारी दिए, तमाम पॉलिटेक्निक दिए, हमने न जाने कितने काम रायबरेली के अंदर दिए। लेकिन ये बतावें, इनकी तो अमेठी की सांसद मानव संसाधन मंत्री भी रही। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मानव संसाधन विकास में ही आता है शिक्षा विभाग। क्यों नहीं रायबरेली और अमेठी के बीच में एक नया विश्वविद्यालय बना दिया इन्होंने कि छात्र जो बाहर भाग के जाते हैं, दिल्ली और मुंबई पढ़ने जाते हैं, उनको यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ने के लिए एक शिक्षा का केंद्र दिया? क्यों नहीं कोई बड़ी फैक्ट्री बना के दे दिया? क्यों नहीं एक ऐसा संस्थान रायबरेली में बना के दे दिया कि जिसका इलाज यहाँ पर अच्छे तरह से हो सके? क्यों नहीं इतने बड़े कुछ कल कारखाने दे देते, कुछ ऐसे कारखाने देते जो यहाँ का रोजगार मिलता, जो यहाँ का मजदूर पंजाब और हरियाणा जाकर के पलायन कर रहा है उनको मजदूरी यहाँ मिलती। क्यों ये मनरेगा जैसी योजना में इन्होंने धन रोक के रखा है? मनरेगा योजना में आज पता लगा लो आप, धन का दुरुपयोग हुआ और मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। समाज कल्याण जैसे विभाग में विधवाओं को, वृद्धों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। बिचौलिए हावी हैं, सरकारी धन की लूट के लिए सरेआम ठेकेदारों को डंडों से इनके सत्तासीन नेताओं पिटवाने का काम कर रहे हैं। अभी 1.5 महीने पहले इसी पीडब्ल्यूडी में एक ठेकेदार की जिस तरह से पिटाई हुई है वो जग जाहिर है। ये गुंडा राज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। यही इन्होंने दिया है रायबरेली को, और कुछ नहीं दिया। मैं जवाब लेने से पहले 1-2 बातें ले लूं, और इतना लंबा पर्चा बनाएंगे तो जवाब देना मेरे ख्याल से फिर वो लंबा जवाब हो जाएगा। आप लोग चर्चा को सुन रहे हैं, रायबरेली के मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दों पर चुनाव हो भी रहा है, या फिर वही वाली बात कि एक तरफ भावनात्मक वोट की बात हो रही है, दूसरी तरफ गढ़ को, और वो तो स्वीकार भी नहीं कर रहे कि गढ़, लेकिन हाँ ठीक है, एक सीट ऐसी रही जो जीतने से चूकी गई, उसको जीतने की कोशिश हो रही। मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं करूंगा, एक लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर माननीय प्रियंका गांधी खड़ी होती हैं तो दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकी। दैट्स ऑल। अच्छा, आपका क्या मत है? रायबरेली में अगर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आता है तो उसकी एक तरफा जीत होगी। आना ही है, आता क्या है मतलब कौन, उस पर सवाल है। अरे जो भी आएगा, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं है, ये कांग्रेस के साथी हमारे बता सकते हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब मैं उस सवालों और जवाबों पर और 1-2 सवाल पहले मैं इधर ले लूं। जो ढेर सारी बात हो रही है, जो मैंने वहां पूछा उन्होंने तो अपने हिस्से की लाइन बोल दी। क्या यहाँ भावों की बनाम गढ़ की या एक जगह बनाने की वो वाली लड़ाई ज्यादा है, या मुद्दे भी हैं? यहाँ मुद्दे भी हैं। मेन यहाँ लड़ाई जो है रायबरेली के अंदर विकास की लड़ाई है। और मैं व्यापार सभा का जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। जो भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन उतारेगी, कोई भी प्रत्याशी आज की डेट में आ जाए, वो इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी जीतेगा, भाजपा नहीं। भाजपा स्वयं मोदी को लड़ा के देख लेगा रायबरेली में। अगर उनको अपने विकास पे दम है तो बनारस छोड़ के रायबरेली आ जाए, और इंडिया गठबंधन का एक कार्यकर्ता भी अगर यहाँ से लड़ जाए तो मोदी उसको नहीं हरा पाएंगे। क्योंकि ये केवल धर्म के नाम पर, केवल इनका काम पूरा देश देख रहा है। आज की जनता पढ़ी लिखी है, अब वो जमाना चला गया। हर आदमी हर एक बात को समझता है। अब चाहे आप जाए जितना मंदिर मस्जिद कर लो, जनता भटकने वाली नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी से डिबेट करना चाहता हूं डायरेक्ट। ये तो उनके कार्यकर्ता है, तो मेरे भाई बहन है, इनको क्या नॉलेज है? इस पूरी चर्चा में बहनों कमी है, तो ये आपके भाई हैं सारे। इनका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो इनके मोदी का है और गृह मंत्री अमित शाह का है, जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, है ना। 2014 से पहले मनरेगा की मजदूरी 350 रुपए, सिलेंडर बिकता था 400 रुपए। आज मनरेगा की मजदूरी वही पे, सिलेंडर बिक रहा है 1100 रुपए। कौन गृहिणी घर चला लेगा? कौन मजदूर भाई घर चला लेगा? कौन सा मीडियम क्लास का घर चला लेगा? जब घर ही नहीं चलेगा तो देश का है? देश कोई दिवाले नहीं है, घर है, हम और आप हैं। आप इनसे पूछिए कि ऐसा क्यों है। 350 के सिलेंडर के जमाने में मजदूरी थी 300 रुपए, आज मजदूरी वही है, सिलेंडर 1100 रुपए क्यों है? इसका जवाब अगर मोदी तक दे देंगे तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।